स्ट्रक्चर में चलेगा, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बुक 2 का ही चैप्टर है। सर लास्ट में ना मतलब आप एक जीओसी का मेरे को कुछ पूछना था। ठीक है, एंड में पूछ लेना। सर इसमें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स ही आएंगे ना? क्या? इसमें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स ही आएंगे ना? बहुत कुछ आएगा भाई, पीरियोडिक ट्रेंड्स, सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना इस क्लास में? पीरियोडिक टेबल सबको पढ़ाया मैंने? यस सर। हाँ सर। और केमिकल बॉन्डिंग 2 चैप्टर तो सबने पढ़ रखे हैं इस क्लास में एटलीस्ट, यस है ना? चलो बढ़िया है। तो चलो एस ब्लॉक क्या है हम देखते हैं। तो एस ब्लॉक जो हमारा है वो 2 तरह के मेटल्स रखता है, एक NS1 है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो जब भी कोई ब्लॉक पढ़ते हैं ना तो किस तरह से पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक पढ़ते तो पहले एलिमेंट्स को जानते हैं, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और एंड में ना कुछ कंपाउंड पढ़ते हैं उस ब्लॉक के। तो हाँ, अपने सिलेबस में जितने कंपाउंड हो गया अपन वो कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है NS1, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, जो पहला वाला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है NS2, इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दो से मिलके अपना क्या बना है बेटा? बेसिकली एस ब्लॉक बना है। NS1 मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, Fr। ऐसे इसमें कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव है, इनको नहीं पढ़ते अपन। लास्ट वाले 2 क्या है? रेडियो एक्टिव, क्योंकि इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो इनकी स्टडी हम नहीं करते। बाकी लोगों की हम स्टडी करते हैं, ठीक है? NS1 NS2 मतलब लास्ट सेल में सबकी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके में लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्कली मेटल है, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और प्योरली ये मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये लिखेंगे सब लोग इंट्रोडक्शन में। छठे और सातवें पीरियड के होते हैं रेडियो एक्टिव? हाँ, छठे नहीं, 7वें के ही होते हैं मैक्सिमम, छठे के भी कुछ होते हैं। मतलब यूरेनियम के बाद 81 एटॉमिक नंबर के बाद ना लोग रेडियोएक्टिव होने लगे। सर ये मेरे पास आपकी स्क्रीन उल्टी सीधी आ रही है। मेरी स्क्रीन उल्टी सीधी आ रही है? नहीं, उल्टी सीधी तो नहीं आनी चाहिए। सबके पास उल्टी सीधी स्क्रीन आ रही है क्या मेरी? सही आ रही है सर परफेक्ट है। तो मोबाइल घुमा ले, उल्टी आ रही तो। लिख लिया सर। नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ यस सर। सर। अब यार सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, फ्लेम टेस्ट पढ़ना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्लेम टेस्ट देते हैं। क्या होता है फ्लेम टेस्ट, आपको समझाएंगे, और ये IIT JEE नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्लेम टेस्ट इस पूरे को पढ़ेंगे। तो इनका करेक्टरिस्टिक, एस ब्लॉक का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। करेक्टरिस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है कि इस टेस्ट से इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या होता है, फ्लेम सब समझते हैं ना? तो जब ये एलिमेंट्स जो हैं ये फ्लेम के अंदर लेके जाते हैं, ये एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स, या फिर इनके सोल्ट, मतलब ये सोल्ट मतलब ये खुद ही एक तरह से। तो ये फ्लेम में करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। मतलब आप सोडियम को लेके गए तो सर लेट सपोज रेड कलर दे रहा है, रुबिडियम येलो कलर दे रहा है ना? तो ये करेक्टरिस्टिक फ्लेम टेस्ट देते हैं सबसे पहली बात। तो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, अब मैं ऐसे लिखूंगा NS2 NS1, ठीक है? NS2 NS1 एंड देयर सॉल्ट, ठीक है? ठीक है, गिव कैरेक्टरिस्टिक
color to the oxidizing flame. अब फ्लेम दो तरह के, तो ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहला सवाल तो ये आएगा कि ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में भी आएगा पहला क्यों होता है। देखो, फ्लेम से आप क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो बेटा। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मैं ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ या और कहीं बताया होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से नीचे आता है, हायर से कहां आता है? लोअर एनर्जी लेवल में आता है, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आप फ्लेम में एनर्जी दे रहे हो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जा रहा है और सर्टेन टाइम के बाद वो नीचे आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? बोलो, रिलीज कर दे। इमिट करेगा, और इसके रेस्पेक्ट में होता है hc बाय लेमडा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और क्या इमिट करेगा? लेमडा इमिट करेगा। उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या इमिट करेगा बेटा? लेमडा। इफ दिस लेमडा इमिट lie in the visible region, तो हमें क्या दिखाई देने लगेगा? बोलो। अरे यार बताओ, मान लो ऊपर से नीचे आया, उसने लैम्डा इमिट करी और रेड कलर की है, तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा? बोलो यार। रेड। हाँ, तो कोई पूछेगा फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? ड्यू टू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो एल्कली मेटल और एल्काइन अर्थ मेटल क्यों फ्लेम टेस्ट देते हैं? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? मेटल है, मेटल मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप हीट देते हो उनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रांजिशन लेता है। ट्रांजिशन लेने की वजह से हमें कलर दिखाई देता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। बाकियों में क्यों नहीं होता? किसमें? कहीं नॉन मेटल में नॉन भी तो मेटल कहां से? इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते ना, ये तो तैयार है, इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिखा। सोडियम तो रखेगा तो सोडियम फटाक से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी मेटल्स भी देते हैं, पर ये तो देते ही देते हैं। ठीक है, सो माय पॉइंट इज, मेरा पॉइंट है, जो एल्कली मेटल और एल्काइन अर्थ मेटल है, यदि उनको फ्लेम में लेके जाते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ले पाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी इमिट करता है, उस एनर्जी इमिट के रेस्पेक्ट में वो एक लेमडा इमिट करता है। इफ दैट लेमडा लाई इन द विजिबल रीजन, तो हमें कलर दिखाई देता है। तो आप ये भी कह सकते हो तुषार कि जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं ना सारे मेटल्स में, इन सबके विजिबल रीजन में लाया करता है। किस रीजन में लाया करता है? विजुअल। मान ले कोई एक्स मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन उसपे सारी लेमडा यूवी रीजन में आ जाए, तो तुझे कुछ दिखेगा? नहीं दिख तो पाए। तेरे लिए तो टेस्ट एक तरह से कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अभी तेरे को क्लियर हुआ? रिपीट बोला था तूने बेटा। हाँ बोलो। यस सर। हाँ लड़की बोलो, क्या बोल रही हो? सर आपने एंड देयर के बाद क्या लिखा है? सॉल्ट। हाँ, एंड देयर सोल्ट। ओके सर। सोल्ट मतलब यही है, इनके आयंस है अल्टीमेटली। ऐसे NaCl में Na+ तो होएगा ही। सर ये ई एमिट का फॉर्मूला क्या है? ये Hc H है बाय तो लेमडा। Hc बाय लेमडा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था लड़की, प्लांक क्वांटम थ्योरी, यस सर। वही लिखा हुआ है बेटा। E बराबर Hc, तो E इमिट बराबर Hc बाय लेमडा इमिट। तो इस एनर्जी जो इमिट हो रही है उसके रेस्पेक्ट में एक लेमडा भी इमिट हो रही होगी। है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में विजिबल रीजन में ही और भी कलर की वेवलेंथ भी तो एमिट हो सकती है। कौन सी? विजिबल रीजन में 7 ऐसे होते हैं ना। बिल्कुल, तो सब इसलिए तो आइडेंटिफाई करता है, तो हर एलिमेंट का अपना कलर आता है। बिल्कुल सही बात है, वो लिखवाऊंगा अभी, कलर भी याद करने थे। इतना लिख बस, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। डन सर। सर डन। अब देखो सबके कलर याद करने हैं भाई, सही है ना? तो देखो कैसे याद करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्रिम्सन रेड। ठीक है, ये होता है येलो। नहीं, ये तो वॉयलेट आएगा, ये आएगा ब्लू।
ये वॉयलेट, ये रेड वॉयलेट, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसका आएगा नो कलर, नो कलर, लाल, लाल हरा, तो इसका आता है क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, सॉरी दिस इज ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, इसका एप्पल ग्रीन। अब IIT नीट आपसे ना बिल्कुल कलर का कलर पूछते हैं। अब कैसे याद रखोगे इसको? इसका एक शॉर्टकट है मेरे पास, बिल्कुल हिंदी में याद रखना है। कैसे बता रहा हूँ देखो, एक बार सब लोग देखना, देखो इस तरह से बोलना, देखो लाल पीला नीला, कैसे बोलोगे? लाल पीला नीला, बीच में 2 बार। अच्छा ये सारे एलिमेंट्स याद है क्या आपको? ये यस सर, ये याद है। तो ऐसे याद होगा ना, जिसको याद नहीं हो याद कर ले। क्या गाना था वो? ए अलीना के लीना रब से की रब से फरियाद, फरियाद, ए लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, देखो लाल पीला नीला, बीच में 2 बार बैंगनी। कैसे याद रखोगे? लाल पीला नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, नो कलर नो कलर, लाल लाल हरा। बोल के देखो, अपने आप सेट हो जाएगा आपकी जबान पे। देखो लाल पीला नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, नो कलर, लाल लाल हरा। फर्स्ट लाल और लास्ट लाल क्रिम्सन रेड है। क्रिम्सन होता है सिंदूरी, और वो ब्रिक रेड है। पूरा याद हो जाएगा। सब लोग याद करके देखो, ये आएगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, ये सीधा हो गया क्वेश्चन आता सर। है। तो ऐसे याद रखो, लाल लाल पीला नीला, क्या क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन मतलब सिंदूरी रेड। अच्छा, वो थोड़ा जो शाइनी टाइप का होता है कलर। सिंदूर, सिंदूर होता है ना, सिंदूर। सर वो भी तो डिफरेंट कलर्स के आते हैं, उनमें से कौन? अच्छा ऐसा होना नहीं, सिंदूर जो ओरिजिनल सिंदूर होता है वो तो रेड ही कलर का होता है ना। हाँ, गहरा लाल ये बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। तो लाल पीला नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, नो कलर, लाल लाल हरा। याद हुआ सबको? रट्टा मार लो चाहे लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ से सवाल आता है भाई सीधा। सही है। अब एक सवाल यहाँ पे नीट ये भी पूछ सकता है, देख रहे हैं बेटा। क्या कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में कलर क्यों नहीं आता? तो देखो, कलर आने का रीजन क्या, कोई बताएगा मुझे? अभी बताया ना कलर आने का रीजन क्या, कोई बताओ। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता होगा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होगा। हमने प्रैक्टिकल देखा, प्रैक्टिकल का रीजन निकाल लिया, राइट। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट impart any color in flame as their electron is strongly attracted by सही है, बोलो। तो फ्लेम टेस्ट सारे सवाल क्लियर हो गए। कौन देते हैं? पहली बात तो एल्कली मेटल, एल्काइल मेटल क्यों देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। फिर बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनके स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड रहते हैं, ट्रांजिशन नहीं होता। और सबके कलर। ये 4 सवाल फ्लेम टेस्ट में से आपसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर में, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इनके हाइड्रेशन की। बोलो, वो बढ़ू आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ सर। चलिए, अब मुझे बात करनी है आपसे हाइड्रेशन की। अरे एक बार दिखाना वापस। ठीक है। ठीक है,
हाइड्रेशन क्या होता है या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, किसी ने सुना है कभी जिंदगी में? सर पहले तो लिख देते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated when 1 mole of ionic compound dissolve in water। तो फंडा क्या है यार, जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को डालते हो, है ना, तो होता क्या है, जैसे आपने मान लो कोई एक X प्लस उसमें के अंदर से कैटायन फ्री हुआ, जैसे आपने NaCl छोड़ा तो क्या फ्री हो गया, NaCl में से Na प्लस फ्री हो गया। अब ये पानी के अंदर मस्त भाग रहा है, लेकिन क्या इसे पानी भागने देगा? क्या पानी इसके साथ क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। पानी इसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा ऐसे करके। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ सब लोग। तो ऐसे भाग रहा था, इसको पानी ने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, तो इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। बताओ, आप तेजी से भाग रहे थे, एकदम से रोक दिया आपको, तो आप एनर्जी क्या कर दोगे, लिबरेट कर दोगे? बोलो। यस सर, एमिट। तो जो एनर्जी निकलती है उसको बोलता है हाइड्रेशन एनर्जी। अभी सबको हाइड्रेशन का मतलब समझ में आया ना? हाँ सर। हमें ये चेक करना है कि एल्कली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल में हाइड्रेशन किस बात पे डिपेंड करेगा। अच्छा बताओ, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो निकल रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और साइज। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। देखो यार, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो, हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो जिंदगी में यार। हेलो सर, समझ नहीं हाँ आया। सर। समझ नहीं आया तो सुनो, वही बोल रहे हैं हम। ये इस पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे हल्का नेगेटिव, हाइड्रोजन पे हल्का पॉजिटिव। तो ये जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो जितना हाइड्रेशन होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हाइड्रेशन कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करेगा चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। दूसरा साइज, साइज जितना बड़ा रहेगा उतना हाइड्रेशन क्या रहेगा, कम या ज्यादा, कोई बताएगा? ज्यादा। नहीं, कम। सोच, जितना बड़ा साइज है वो तो चार्ज फैल जाएगा। जैसे मान लो एक एटम है और ये एटम है, इस पे दोनों पे +1 चार्ज है, तो किस पे फैला हुआ है चार्ज? इस पे फैला हुआ है ना, बड़े पे फैला हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा या ज्यादा करेगा, बताओ? कम करेगा। तो चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन कम होगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? यस सर। तो इसको लिख लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, साइज वाला एल्कली दोबारा मेटल बता। क्या? साइज वाला ये बहुत ही घटिया साइज वाला। देख यार, मान ले +1 चार्ज है, इधर फैला हुआ है और इधर फैला हुआ है। अब इसको अट्रैक्ट करना है माइनस चीज, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये फर्स्ट या सेकंड, तू बता? वही कॉन्सेंट्रेटेड वाली बात हो गई। कंसंट्रेटेड वाली ना यार, फर्स्ट वाला। तो बस वही है, जितना अट्रैक्ट करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तो हाइड्रेशन ठीक है ज्यादा। सर। सही है कि नहीं है, बताओ? हाँ सर, सर। इसमें साइज ऑफ मेटल कंसीडर करें तो? क्या? सर, साइज ऑफ एल्कली मेटल। वही तो कंसीडर करेंगे। अभी तो मैं अभी लगाया नहीं है, अभी कंसेप्ट लगाऊंगा मैं एस ब्लॉक पर, अभी लगा रहा हूँ, टेंशन अच्छा मत सर, ले। ठीक है। अभी लगाया नहीं कंसेप्ट। लिख लिया सर ये? सर मैंने नहीं लिखा। हमने नहीं लिखा। जिन्होंने लिख लिया वही बताओ मुझे, एल्कली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? सर, NS1। एल्कली सर एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली एल्कली का होगा। NS1 या NS2? सर NS2। NS1
NH2 का बे, NH2 तो दो, बताइए मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, बताइए भाई। सर चार्ज ज्यादा होगा। हाँ, और सोडियम कौन सा बनाता है, और अलोंग द पीरियड तो साइज भी छोटा होता है। दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं, सोचो, अरे सोचो यार कुछ जिंदगी में। अरे हाँ सर। सर दोबारा हाँ बताना। सर सोच लिया। नहीं सोचो फिर बताऊंगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल is more as compared to alkali metal। बताओ, अभी समझ में आया? अरे यार बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो कैसे बनाएंगे बताओ। और एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे बनाएगा, किस पे ज्यादा चार्ज है? अरे बोलो, एल्कली पे, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे? अल्कलाइन अर्थ पे। सर एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, मान लो आपके पास है Li प्लस, फिर है Na प्लस, फिर है K प्लस, फिर है Rb प्लस, फिर है Cs प्लस। अच्छा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है या घटता है, जल्दी बताओ। बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता। तो हाइड्रेशन क्या होगा, बेकार कम या होएगा। अच्छा? कम होएगा। कम हो जाएगा। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी शायद। यस सर। सही है। यस सर। यस सर। और इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सही है। बताओ भाई। हाँ सर लिख लिया। नहीं सर, 8 मिनट। हाँ लिख लो आराम से। आज मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है किसी को भी, पता नहीं क्या हो गया। तो लास्ट में पॉइंट सुना देना कोई। अरे क्यों सर पढ़ा अभी रहे सर, ब्रेक ले लेते कैंसिल हैं। कर देते। तो सर किटकैट सर ब्रेक। मॉल जमा देते आज भी। हाँ सर। सर नहीं, अब पढ़ाएंगे आज। सर देख लो, दोनों का मन खुश हो जाएगा। महफिल सज जाएगी। महफिल नहीं सजाएंगे आज, आज पढ़ाएंगे सर लास्ट में। बिना मन के। आज लास्ट में देखेंगे, बिना मन के पढ़ के देखो कैसे पढ़ाया जाता है। तो समझ तो आ रहा है सब लोगों को? हाँ जी सर। चलो फिर तो बढ़िया है। बढ़ो आगे। अच्छा, आपको ये तो हाँ पता सर। होगा ना, जैसे वैसे तो मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर ये वाले मेटल तो चाकू वाकू से कट जाते हैं, तो आपने 10th में ही पढ़ लिया होगा, सोडियम वोडियम हाँ तो, है ना? सर। सर सॉफ्ट मेटल होते हैं। हाँ, तो मतलब जो बहुत ही बेसिक बात है वो नहीं डिस्कस करेंगे, जो अच्छे चीज है वही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में ना वो चीजें डिस्कस करूंगा आपसे जो कि टफ है, बेसिक नहीं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है NH2 हैवियर होंगे NS1 से, मोलर मास की वजह से। ठीक है, यस सर। NH2 metals are heavier than NS1। अब मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ कि भाई वो लाइट मेटल्स होते हैं, हल्के मेटल्स होते हैं और चाकू से कट जाता है, क्योंकि यार अब ये 11th क्लास में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सच्ची बता रहा हूं। ठीक है, तो यार इनकी डेंसिटी का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NS1 का क्या ऑर्डर है? वैसे देखो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि मास बढ़ता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, बट ना थोड़ा सा चेंज है बस, सोडियम और पोटेशियम में चेंज है। ठीक है,
सर सेम साइज की NH2 वजह में से भी डेंसिटी लिख सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो बेटा? साइज की वजह से भी डेंसिटी लिख सकते हैं ना? हाँ, और मास डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ना, इसलिए। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकता है। तो देखो, वैसे तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बताओ यहाँ पे एक्सेप्शन है बस थोड़ा सा, पोटेशियम पहले सोडियम। इसी तरह से सेम है NH2 में, वहां मैग्नीशियम की ग्रेटर आएगी कैल्शियम से। समझ रहे हो आप बात? हाँ सर। ये लिखो आप। सर आपने NH2 के बाद डेंसिटी लिखा है ना? हाँ, डेंसिटी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन कैल्शियम। लिख ओके लिया सर। सर। क्योंकि दोनों दोनों फैक्टर है। देखो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो वो कह रहा है डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। मास बढ़ रहा है, वो कह रहा है इंक्रीज होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो डोमिनेट करेगा, तो जनरली मास डोमिनेट करता है। ठीक है, बस एक यहाँ पे नहीं कर पाता सोडियम और पोटेशियम, वहां पे थोड़ा सा स्विच है, बाकी तो इजी है। डन सर। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मेटल के अंदर बॉन्डिंग होती है ना, मेटल के अंदर बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं अपन मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, और ये किस बात पे डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक। तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक में मेटल बॉन्डिंग डिपेंड करती है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है डी ब्लॉक में। तीसरा फैक्टर है साइज पर डिपेंड करती है। साइज जितना ज्यादा होएगा, उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है मेटेलिक बॉन्डिंग के केस में। तो देखो, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोई बताएगा मुझे? एल्कली के, एल्काइन अर्थ मेटल के? अल्कलाइन अर्थ। तो अर्थ के। यहाँ से अपना एक जेई या नीट का सवाल प्रिपेयर हो जाता है, दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो, ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन NS1। NH1। रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। समझे आप? क्योंकि NH2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हमेशा याद रखना, एल्काइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा एल्कली से। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर ये चीज? सर ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है बेटा, मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, मेटल बॉन्डिंग, वो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कि इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एस ब्लॉक में। तो और डी सर ब्लॉक में डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। हाँ। सर ये सेकंड पॉइंट पे आपने क्या लिखा है? नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने पूरा नहीं लिखा है, गलती। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा आपने वो। हाँ, मैं पूरा दोबारा लिखेगा, पर ये डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, ये वाला फंडा चलेगा डी ब्लॉक में। ठीक है, और ये वाला फंडा चलेगा एस ब्लॉक में। सर ये MP और BP क्या है? MP is melting point, BP is boiling point. डन सर। सर पिछली कैटेगरी के एक्सेप्शन का रीजन नहीं बताया। रीजन तो कुछ नहीं है ना बेटा, मैंने कहा था कि मास और साइज 2 फैक्टर है ना? तो जहां पे एक्सेप्शन आ रहा है, इसका मतलब वहां पे साइज डोमिनेट कर गया होगा। सही है?
वो तो डेटा है, डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है, समझ रहा है? ठीक है। अब जैसे ना एल्कली मेटल का तो आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बार पीछे तो हो गया सर। तो देखो यार NS1 का तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो ऑर्डर, मैं लिखूंगा ना तो आप उसका आंसर दे दोगे। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऐसे जाता है, देखो कोई बताएगा क्यों? तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो रही होगी? वीक हो रही होगी, है ना? तो इसका तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, लेकिन दिक्कत आएगी आपको NS2 में थोड़ा घपला होता है। एक्चुअली देखो ये डेटा, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग है, हमारी प्रैक्टिकल थिंग और हमारी थ्योरी सेट हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो पाती, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल आता है। उसके बहुत सारे रीजन है जो हम अभी तो नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है? बट आप अभी इसको ऑर्डर को डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा अजीब ऑर्डर है ये NS2 का, ठीक है? अब उसमें खाली ना एक्चुअली क्या मेटेलिक बॉन्डिंग ही फैक्टर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का और भी फैक्टर है, लेकिन अभी हमारे बियॉन्ड दी स्कोप है वो, तो हम NS1 का तो आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे भी नहीं, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ऑर्डर पूछ सकता है बस, ठीक है? अभी थोड़े इनऑर्गेनिक इसमें थोड़ा चलता है। हाँ अच्छा, ये एल्कली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल कैसे एजेंट होने चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताओ भाई। क्या लगता है आपको कौन से एजेंट होने चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग, क्योंकि खुद मेटल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो खुद इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ सर, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा तो इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पढ़ते हैं अब, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर मैंने लिखा नहीं था सर पीछे कर दो। तो धीरे धीरे लिख रहा आज आप, या मेरी स्पीड तेज हो रही है? सर आज आपका मन नहीं है। नहीं, मन तो मेरा नहीं है खैर, लेकिन स्पीड तो मेरी धीरे ही है। देखो 5 ही हाँ पेज सर। है। आरन क्या हो गया? हाँ सर, स्पीड तो सही है आपकी। अच्छा, वंश स्पीड, वंश सही लगता है स्पीड? ऐसा सही है। गरिमा समझ में आ रहा है लड़की? यस सर। अच्छा, 2-4 लोग तो मैंने फिक्स कर रखे। अब युक्ता कहाँ है? आज नहीं आई क्या? यस सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है, अच्छा। सर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है? हाँ देखिए। उसमें वो ठीक याद है है। वो इनऑर्गेनिक में वो कैसे परेशान हो गया था, ऐसा नहीं कैसे? है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच में बताऊं तो, यदि तुम सच में बताऊं तो रियलिटी क्या है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक। वैसे पूछो क्यों, मैं तुम्हें पॉजिटिव वो बताता हूँ चीजें। एक बात बताओ, ठीक है? आप मैथ्स पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। लेट अस सपोज आपने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा इक्विलिब्रियम, सही है भाई? यस सर। है ना? आपने दबा के मेहनत करी, लेकिन आया उसका न्यूमेरिकल खतरनाक। हो सकता है आपसे ना हो, जो आपने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, सही बात है? हाँ सर। और न्यूमेरिकल अच्छा भी आया तो आप टाइम लगाओगे आराम से 1-2 मिनट। वहीं आप इनऑर्गेनिक सोचो, आपने सारी याद कर ली, याद कर लिया आपने जुगाड़ बना के कैसे भी इधर उधर करके, क्योंकि IIT ये निकालना है मतलब, या नीट निकालना है मतलब एवरीथिंग इज फेयर एंड, समझ रहे हो आप? यस Yes, सर, वाली बिल्कुल। कहानी है। चाहे मैं रट्टा मार के जाऊं, मैं चाहे कैसे जाऊं, मेरे को नंबर चाहिए। ठीक बात, सही बात है ना? क्योंकि देखो वही सोल क्राइटेरिया है मुझे IIT में एंटर करने के लिए या एम्स में एंटर करने के लिए। अब आपने सोचो इनऑर्गेनिक पढ़ ली, छोटे छोटे जैसे फ्लेम टेस्ट है। अब मैंने क्या किया बताओ? फ्लेम टेस्ट में मैंने आपको ऐसे रट्टा मरवा दिया, लाल पीला नीला बीच में 2 बार हरा, ऐसे करके करवा दिया सेट, हाँ है ना? सर। याद हो गया? क्या सवाल आता है उसमें से बताओ? क्या कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जो आपसे नहीं होगा?
आप चाहे नहीं 10 सर। साल के 20 साल के क्वेश्चन भी निकालोगे ना, यही सवाल आएगा कि सोडियम का कलर कौन सा होता है, बेरिलियम में कलर क्यों नहीं आता। कितनी देर में करोगे क्वेश्चन बताना? यदि सर, फ्लेम देखते टेस्टिंग से ही हो क्वेश्चन जाएगा आएगा, वो। सर आता होगा तो एक दो सेकंड में ही हो जाएगा। 1-2 सेकंड में हो जाएगा। तो बताना कौन बेनिफिशियल है, ये या फिर वो। सर हमको उससे ऑर्गेनिक नफरत क्यों होती है, हमसे उसको नफरत क्यों होती है कि हमें उसमें याद करनी पड़ती है, और याद हमारे सब्जेक्ट में करते हैं बेटा, याद रखना। यस यदि आप सर। ये सोच रहे हो आप मैथ्स में याद नहीं करते, तो आप मैथ्स में क्या याद नहीं करते, आप बहुत याद करते हो मैथ्स में, पता है। आता है सर। मैं बताऊं आपको, बहुत बताता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने? हाँ सर। सर हाँ, सर। आप ऑपरेशन याद करने पड़ते हैं। सर ये आपकी बराबर ये स्क्रीन चली वीडियो गई। पॉज हो गई। हैंग हो गया। हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ, बस वही सुन लो, मेरी स्क्रीन वो अटक गया है, हैंग हो गया। आप और भी कोई भी चैप्टर उठा लो, कॉनिक सेक्शन उठा लो, एसेंट्रिसिटी इसकी 1 है, इसकी 0 है, लेस देन 1 है, ये बनेगा वो बनेगा, ऐसे याद करते हो ना? झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बताओ आप। और सर अगर सही है, मेरे से पूछा जाए, मैं थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा अच्छे से कर लूंगा इनऑर्गेनिक से। सही बात है। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जेई की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ याद तो थर्मो में भी करना पड़ रहा है, याद तो इनऑर्गेनिक में भी करना पड़ रहा है, सही बात है। और याद तो फिजिक्स में भी करना पड़ रहा है, याद तो मैथ्स में भी करना पड़ रहा है, गलत थोड़ा है इसमें। लेकिन इसमें याद करने का कितना एडवांटेज है सोचो, एक बार सोच के देखो ना। सवाल आया खत्म, सवाल आया खत्म। चलो यदि 8 सवाल आए और आपको 6 आते हैं, तो 3 मिनट में या 2.5 मिनट में आपके 24 नंबर पक्के हैं। मैथ्स में लाके दिखा देना 24 नंबर आप मुझे आईटी एडवांस में, इतने देर में, 3 मिनट में। सही बात है कि नहीं है, बताओ। तो यदि आप इस नजर से देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, और ये बहुत एडवांटेजेस है ना। सीधे क्वेश्चन आते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, तुम आज सर्च कर लेना जाके, नीट वाले बच्चे सर्च कर लेना, आईआईटी वाले कर लेना, यहाँ से आपको बहुत सवाल आया, कोई मेहनत नहीं है इसमें। अभी बताता हूँ, देखो ये सवाल आया हुआ आईआईटी में, ठीक है। अभी जो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, इतना फेमस क्वेश्चन है ना, नीट जेई दोनों में आता है, डायरेक्ट हिट है, वो डायरेक्ट हिट। तो इस तरह से सोचोगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। वेटेज और मैं कितनी तो होती है इनऑर्गेनिक की? बराबर होती है लगभग यार, लगभग बराबर, लगभग। बुरी नहीं है इनऑर्गेनिक। आप इसको ऐसे समझो कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, है ना, तो क्या 10 बच्चों का बिहेवियर एक जैसा होगा क्या, ये बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं सर। सबका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अलग, वही इसके साथ दिक्कत है। अब इतने सारे एलिमेंट है ना, तो चाहे आप उनको एक ग्रुप में भी सेट कर दो। आपने बोला कि भाई 10 बच्चे, 5 बच्चे ईमानदार है, तो क्या वो बराबर ईमानदार है क्या, बताओ मुझे, 5 के 5? नहीं है ना। तो ये दिक्कत है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप बोलते हैं 5 लोग पानी से रिएक्ट करेंगे, तो ये बात सही है, लेकिन आप कोई हॉट वाटर से कर लेता है, कोई स्टीम से कर लेता है, किसी से कर लेता है, यहाँ फंस जाती है दिमाग खराब। फिर हमें लगता है कि क्या सब कुछ याद करना है, नहीं। देखो मैंने आपको अभी तक जितना इस ब्लॉग बुलाया, मैंने बोला कि कुछ याद करना है, अपने आप आ रहे हैं ना सारे आंसर, यस सर। मैंने तो कुछ नहीं बोला आपसे। और मैं मैक्सिमम टाइम आपको बोलूंगा कि याद नहीं करना, अपने उससे ही आ जाएगा, सेंस से ही आ जाएगा। जैसे डेंसिटी वाला है भाई, देखो मैंने हाथ खड़े कर दिए, सही बात है। देखो मैं कितना ईमानदारी से आपको पढ़ाऊं, डेंसिटी वाले मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई डेंसिटी वाले में कुछ गड़बड़ है। फिर जैसे ये आया बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसमें मैंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वहां मेरे कंसेप्ट नहीं लग रहे, अब वो है वैसा है। तो ऐसे चलता है थोड़ा, समझ रहे हो। चलो तो, और मैं तो कहता हूँ यार, जिससे सिलेक्शन हो जाए ना वो पढ़ लो, सही बात है कि नहीं है। जैसे मैं पहले कई बच्चों से बोलता था कि भाई आईआईटी से पहले मान लो आपसे पूछे कि भाई कुछ भी चीज पूछे तो आप अच्छे से आंसर करो। आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या एम्स दिल्ली पहुंच गए, कोई पूछे हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 किलो बताओ आप उसको, मैं तो कह रहा हूँ खुशी से, भाई हाइड्रोजन का वजन होता है 1 किलो, आप बताओ क्या कर लोगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मेन पॉइंट है कि अपना एग्जाम अच्छा होना चाहिए, बस सिलेक्शन होना चाहिए बस। बस वही टारगेट है सब लोगों का, उस टारगेट से पढ़ते हैं सब लोग, ठीक है। नॉलेज वॉलेज तो अपने आप आती रहती हो। देखो यार 11th 12th में नॉलेज लेके पीएचडी नहीं होती, समझ रहे हो आप। ठीक है, मैं कितना नेगेटिव आपको बता रहा हूँ। ठीक सच्चाई है, है सर, सच्चाई। पर ये सच्चाई है ना यार। सही है सर। जब तक मेरे 720 में से 650 नंबर नहीं आएंगे, तो मुझे एम्स का गेट तक देखने को नहीं मिलेगा। जब तक मेरे को आईआईटी में मान लो अंडर 1000 रैंक या 500 रैंक नहीं आएगी, तो आईआईटी बॉम्बे के दरवाजे के लिए मेरे को एंट्री नहीं है, सीधी बात ये है। तो आप उसके लिए पढ़ रहे हो बस, तो ऐसे पढ़ोगे मजा आएगा, बता रहा हूँ। और और सर आपको कभी जनरल भी कैटेगरी वालों के लिए
1000 रैंक, वही तो बोला 1000 रैंक। अच्छा तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे पढ़ोगे मजा आएगा कि भाई टारगेट है ये हिट मारना है बस, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि एक मेटल सॉलिड है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। अभी जो प्रोसेस है ना, ये दिखने का सीधा है, लेकिन ये ऐसे हुआ नहीं होगा, ऐसे सीधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है भाई। क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, क्या था? गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो ये प्रोसेस सीधा नहीं गया, सबसे पहले आपने इसको क्या बनाया होगा, इसको बोलते थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ ने नहीं पढ़ी, तो कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसको क्या बनाया होगा? गैस बनाया होगा। कौन सी एनर्जी दी होगी बोलो? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी दी होगी ना सबने। फिर ये गैस बन गया, इसको आपने क्या बनाया होगा बोलो? हाँ या ना? कौन सी एनर्जी दी होगी बोलो? आयोनाइजेशन। फिर आपने इसका हाइड्रेशन करवाया होगा, तो कौन सी एनर्जी निकली होगी बोलो? सही ना? गैस नहीं, एक्वस बनाना पड़ता है ना। अरे सही है? मतलब M+ के बाद फिर एक्वस क्यों है? क्या? मतलब M+ एक्वस क्यों है मतलब? क्योंकि बेटा जब भी कोई आयन बनता है तो हवा में थोड़ी ना रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, पानी में तो रिएक्शन कराएंगे, हवा में भी मान सकता है लेकिन पानी में ही कराएंगे ना अपन तो रिएक्शन। एक बात बता, सोडियम का हवा में Na+ बना लिया, Cl बना, तो क्या हवा में नमक बन जाएगा? सॉल्यूशन में बनता है ना बेटा। हाँ सर। इसलिए हवा में भी सोच सकते हैं। तो बताओ, पहले बताओ, ये जो मैंने चार्ट बनाया समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? पहले मुझे एक बात बताओ, इसको पहले ध्यान से देखो 2 मिनट, कि ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाने का है, ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये 3 स्टेप में हो रहा है। और हम चाहते हैं, अच्छा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा जिसमें कि ये प्रोसेस फटाफट फटाफट हो जाए? सही है? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब देखते हैं प्रोसेस फटाफट फटाफट कब हो सकता है। आ जाओ मेरे साथ, बताओ सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा? ऐसे लिखते हैं, फॉर कम से बेस्ट कम। रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या बोलो? सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? दे रहे हैं नाम, कम। तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत कम। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम दे रहे हैं, हाँ सर, कम होनी वो भी क्या होनी चाहिए? कम होनी और चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, तो ज्यादा। जितनी ज्यादा ज्यादा निकले होनी उतना चाहिए। स्टेबल हो जाएगा आदमी। भाई जितनी एनर्जी निकलेगी उतना वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, हाँ कि ना? यस Yes, सर। हाँ sir. सर। अच्छा, अब एक बात सुनो, आप यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, सब्लिमेशन एनर्जी ना, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज नियरली सेम, डेटा भी देखोगे ना आप कॉपी में जाके, नियरली सेम फॉर ऑल मेटल्स। मतलब ये बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं करता। कौन वेरिएट नहीं करता? सब्लिमेशन एनर्जी वाला डेटा ज्यादा वेरिएट नहीं करता। तो कौन 2 फैक्टर बचे अपने पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के? बताओ, आयोनाइजेशन और एनर्जी, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। अच्छा मान लो मैं हवा में बात करूं, मैं किस में बात करूं? हवा में। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होना चाहिए इन एयर? अरे बोलो, एयर मतलब कि अपन ने हाइड्रेशन छोड़ दिया, तो क्या जिसमें आंसर आएगा? हाइड्रेशन ना हो, जिसमें हाँ, बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। तो कौन होना चाहिए? आप में से कोई सजेशन देगा मुझे? हाइड्रोजन। एयर? सर हैं? NH2। बे NH2 नहीं, मैं अभी एल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ। इन एयर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कली मेटल लिख देता हूँ, लिथियम। एल्कली की बात करते हैं। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है बोलो? अच्छा, लिथियम। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है? घटती है बढ़ती है? बोलो यार। घटती है। घटती है। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? अच्छा, फिर तो सीजियम। यस। बोल रहे नहीं बोल रहे हो कुछ? अच्छा, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज अब हम देखेंगे क्या हाइड्रेशन भी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है? जिसका साइज सबसे छोटा होता है। अरे बोलो चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, तो फिर वो नहीं हो सकता। बेटा, चार्ज तो सब पे सेम है ना, Li+, Na+। अभी मैं एल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ। तो कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, मुझे क्योंकि लिथियम में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी। तो आपसे IIT या नीट में सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई एक्वस में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो आप आंसर करोगे लिथियम। वो पूछेगा क्यों, क्यों बोलोगे आप? क्योंकि वो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी का डोमिनेंस होता है। तो मुझे हवा में कौन होता है, तो बोलो सीजियम। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डोमिनेंस होता है।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर। जल्दी सर, बताओ। आ गया सर। ओवरऑल ऑर्डर, एक्वस फेज में ऑर्डर क्या है वो बता रहा हूं मैं। अच्छा, मान लो आपके साथ IIT नीट ऐसा भी तो कर सकता है, यही ना बताए कि कहां पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही बोल दूं। देखो ये है एक्वस फेज में ऑर्डर, लिथियम हाईएस्ट है, बाकी नॉर्मल है। तो आपको ऐसे ही दे दूं, ये बताओ ही ना कि हवा में या पानी में, तो आप क्या मानोगे बताओ? पानी में। पानी। पानी पानी क्या में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जब कुछ ना दे तो पानी ही जिंदगी है। अरे बात समझ में? तो ये ऑर्डर है पानी में, लिथियम हाईएस्ट है, डाउन द ग्रुप घट रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। डाउन द ग्रुप घट क्यों रहा है आप बता सकते हो? आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही होगी? घट रही होगी, सॉरी बढ़ रहा है। हमने रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्यों निकलवा दिया बस? बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, निकलवाया नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट का तो ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, हाँ सर। तो फिर इलेक्ट्रॉन ही तो निकलवाऊंगा उससे। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है ना मेरे भाई, नहीं हाँ समझा? सर, हाँ सर। फिर गलत क्या है वो, समझा नहीं मैं क्या बोलना चाहता। पर मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों, मतलब M से M+ क्यों कन्वर्ट किया बस क्योंकि तभी रिडक्शन तो में? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मैं बोल रहा हूँ सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, कब? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तभी तो बेटा, सही नहीं है? भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? किसी को रिड्यूस करा दे, तो ये सोडियम इसको रिड्यूस कराएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो रिड्यूस कराएगा। तो सोडियम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वो तो ऑक्सीजन लेते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट तो। अरे नहीं यार, इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ते हैं ना अपन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ऑक्सीजन की बात पुरानी हो गई भाई। सर ठीक है। सर एक्वस फेस वाला समझा दो दोबारा। बेटा एक्वस फेज में लिथियम हाई बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रीजन क्या है? उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाती है। सही है? और ओवरऑल ऑर्डर लिखा है मैंने, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, पर हाईएस्ट लिथियम ही आएगा। सर मतलब ये ठीक है लड़के? सोडियम से शुरू होकर लिथियम पे खत्म हो रहा है। हाँ, तो लिथियम तो एक्सेप्शनली हाई आएगा, बाकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक। ओके सर। सर 2 मिनट लिख लूंगा। हाँ। सर वो एक बार वो दिखाना, वो जो साइकिल जो आपने। अच्छा वो लिखा नहीं था क्या? ये लिखना है पूरा, उसके बिना अधूरा हो जाएगा सब। सर डन। चलो हो गया, आगे ये भी लिखना था। सर ये भी हो गया। सर एक बार वो वाला नहीं हुआ। आज वो लड़का नहीं आया, उसका क्या नाम है? अरे वो हमेशा नहीं आता क्लास में। अरे क्या नाम है उसका? सर कुमार साहिल। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे बाद में परेशान करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। क्या करें बेटा, नेक्स्ट स्लाइड करें? लक्षिता तुम्हारी पढ़ाई होने लग गई टाइम टेबल से? लक्षिता? अच्छा सर हाँ बोलो। कौन सा टाइम सर टेबल? अब वो उसने टाइम टेबल पूछा था कैसे कैसे पढ़े तब मुझसे। सर मैंने भी कहा था सर मेरे को भी सेंड कर देना। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो बात करी थी उसे, टाइम टेबल का मतलब इज डिफरेंट फॉर मी। सर बताओ तो सही मतलब क्या? अपने टाइम को डिवाइड करो प्रॉपरली। एक दिन 15 मिनट टाइम टेबल पे बोलेंगे। हमें भी भेज देना, हम भी देखेंगे क्या क्या। मैंने हाँ भेजा नहीं सर। लिंक,
बेटा लिख के नहीं भेजता कभी भी, मैं ऐसे तो? फोन पे बात करी थी उससे, ऐसे फोन पे बात करी थी बस, तुम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सही है। ओके सर एक्वस फेज के बाद आपने क्या लिखा है? इन एक्वस फेज बेस्ट RA, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन NS1 इज लिथियम। अब मैं एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं जल्दी से, यदि आप बोलो तो, वो भी IIT नीट का फेमस वो है सेक्शन, आ जाऊं? यस सर डन। चलो, तो एक सवाल है, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सवाल क्या टॉपिक है, तो एल्कली मेटल और एल्काइन अर्थ मेटल का लिक्विड अमोनिया में, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, यदि हम उनको लिक्विड अमोनिया में डाल दें तो उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हमें पढ़नी है। ठीक है जी, तो आते हैं। तो पहले है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो एक बात बताओ, तो मेटल है, मेटल को डालोगे तो वो क्या करेगा बताओ, ये M+ बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है कि नहीं है बताओ, तो बोलो। अरे हाँ हाँ बोला हाँ करो सर यार, हाँ। सर हाँ। पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होता है पैरामैग्नेटिक होता है वो, ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ये कैसा है, अनपेयर्ड, हाँ राइट? सर। तो ड्यू टू फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बार ये सवाल पूछ लिया IIT या नीट ने जिसने भी, कि भाई सॉलिड जो सॉल्यूशन है मेटल्स का अमोनिया के अंदर, वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक चीज को 10 बार पूछा उन्होंने। दूसरा पूछा है वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्यों होगा बताओ, क्योंकि आयन है और क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू फ्री आयन एंड इलेक्ट्रॉन। सही बात है, अरे हाँ करो यार, हाँ सर सही बात है। ऐसा लगता है पढ़ाई किसको रहे। फिर ये ब्लू कलर का रहता है, इस कलर का रहता है ब्लू कलर। अब कलर क्यों आता है, अभी थोड़ी देर पहले से कहा था, क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा, हो रहा है बिल्कुल। हाँ सर। ये ब्लू कलर क्यों आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हाँ उस इलेक्ट्रॉन। फिर ये सॉल्यूशन का नेचर ना रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉल्यूशन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को भी डालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये देखो, ये सेम सवाल 4 बार पूछा है ऐसे, बोलो भाई। रीजन एक ही है। रीजन सर ये सबके सॉल्यूशन कैसे बना है? मेटल को अमोनियम फेंक दिया, लिक्विड अमोनियम जोर से। अच्छा ठीक है सर। और ऐसे ही बनता है, ठीक है। सर चारों दोबारा बता दो। देख बेटा, मैंने कहा जब भी तू मेटल को अमोनियम में डालेगा, मेटल का होने वाला ऑक्सीडेशन, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब देख पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन छूट रहा है अनपेयर्ड ही है, तो पहली बात सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टर हो गया क्योंकि आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन है, और सॉल्यूशन अंदर आयन भी पड़े और इलेक्ट्रॉन भी पड़े। फिर ब्लू कलर का है क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा होगा, अभी सिखाया था, कलर तो उसी के कारण आता है। और रिड्यूसिंग नेचर क्या, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है तो सामने वाले का रिडक्शन कर देगा, तो जाहिर सी बात है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब बताओ, ओके सर। सही है। सर एक बार बताओगे इसमें वो क्या डिसॉल्व किया था, वो जो आपने शुरू में बताया था ना, लिक्विड। अमोनिया, अमोनिया NH3 अच्छा। ये होगा। देख NH3 क्या बनाएगा, NH2 नेगेटिव। और अच्छे से जान ले तो मैं तो बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो मेटल अपना अमाइड बना लेगा, सही है, और H+ इलेक्ट्रॉन लेके H2 निकल जाएगा, सही है। अब खुश, तो सॉरी N ट्वाइस नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा यहाँ। अमाइड बन गया ना, अमाइड NH2- होता है अमाइड आयन, जैसे NaNH2 सुना होगा ना, सोडा अमाइड बोलते हैं, सोडा अमाइड, तो सोडियम अमाइड कॉमन नेम। सही क्लियर है, तो इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत? अभी तो सबको समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। यहाँ पे M क्या है?
M कोई भी मेटल है ना बेटा, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है तो MnH2 बनाएगा, एल्काइन अर्थ मेटल है तो MnH2 होल ट्वाइस बनाएगा, क्योंकि वो M2 प्लस बनेगा। ठीक है, अरे तो सर समझा क्या सर? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब मान लो इस बस सर छोटा सा रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग मतलब बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसके पास नहीं इलेक्ट्रॉन हो। सर, रिड्यूसिंग नेचर जो लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा देगा। उसी का यही तो मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग है। नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, सही है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ हाँ जाओ। सर। अब मान लो आप इसको ये तो था डाइल्यूट, आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दो। कंसंट्रेटेड मतलब क्या करो, आप मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो दो बातें ऑब्जर्व होती है। पहला, सॉल्यूशन ना डायमैग्नेटिक हो जाता है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पेयर्ड अप होने लगते हैं। भाई बहुत ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे तो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, पेयर्ड अप। ठीक है, इस वजह से हो जाता है। दूसरा, ये ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, क्योंकि देखो यार अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो हो सकता है ट्रांजिशन बदल जाए, क्योंकि आप मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो बहुत ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो कंबाइंड होते जा रहे हैं। कंबाइंड होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हो सकता है ट्रांजिशन चेंज हो जाए तो कलर ब्रॉन्ज आ जाए। डायमैग्नेटिक क्यों हो रहा है, पेयर्ड हो जाए। ठीक है, ट्रांजिशन कम होएगा ज्यादा? कम मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मतलब ट्रांजिशन तो चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स कुछ उल्टे सीधे हो जाएंगे तो आ रहा होगा ब्रॉन्ज कलर। सर मतलब ट्रांजिशन तो उतना ही होगा या कम ज्यादा होगा? क्या चीज बेटा? ट्रांजिशन उतना ही होगा पहले जितना या फिर कम ज्यादा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं। पहले मान ले कि इस लेवल से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था तो लेमडा 1 निकल रही थी, अब वो चेंज हो गया, वो यहाँ से मान ले यहाँ आ रहा है तो लेमडा 2 आ रही है, अभी तो कलर बदला है ना। नंबर ऑफ ट्रांजिशन से थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है, सही है। सर ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन विल पेयर? सर कलर कौन सा है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलता वो वाला, कैसा होता है गोल्ड। फर्स्ट वाले में आपने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कॉपर विल कलर का होता है सर। पेयर अप मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगेगी। ये वर्ड गलत है क्या? पेयर अप होता है ना वर्ड? होता है सर, होता है, टेंशन नहीं। हाँ सर। नहीं सर, मुझे हाँ सर, यूपी होता लग है। रहा था, पता नहीं क्या। अच्छा, यूपी तो उत्तर प्रदेश हो गया लड़की। सर वो पहले अनपेड लग रहा था। क्या क्या लग रहा है यार क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा सर, भाई, वो कौन सा? UD इलेक्ट्रॉन लिखा विल हुआ पेयर था। अप। तुझे क्या लग रहा है तुषार? सर यूपी सा लग रहा। सर मेरे को तो UD सा लग रहा था। सर ऐसे लिख दो ना, इलेक्ट्रॉन विल मेक पेयर। हाँ, विल मेक पेयर। मतलब मेरी राइटिंग सच में बहुत ही गंदी है। नहीं सर सर इसके जो पिछले वाली स्लाइड है ना वो दोबारा समझा देना। कौन सी? सर अब पेयर्स होएगा, पेयर प्लूरल। विल बी पेयर्ड, विल मेक पेयर्ड नहीं यार, पेयर्स, विल मेक Pairs. पेयर्स या विल बी पेयर्ड। ऐसे हो रहा है। विल मेक पेयर्स, अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ, इसमें क्या समझाऊं बता तुषार? इसमें सारा तो समझा दिया। सर ये मतलब ये समझ नहीं आ रहा इसमें किया क्या है। बेटा तूने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, जिसमें लिक्विड अमोनिया था, ऊपर से तूने मेटल डाल दिया, तो मेटल क्या किया, मेटल अपने M+ में कन्वर्ट हो, उसने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, सही है। उस वजह से सारे इफेक्ट देखने को मिले। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, अब मैंने उनके जैसे पैरामैग्नेट तो मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड है। कंडक्टर क्योंकि आयन फ्री हो गया, अमोनिया तो कंडक्टर नहीं होगा ना, खाली अमोनिया NH3 होगा तो पर वो मेटल डालने से फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और आयन आ गया तो कंडक्टर हो गया। ब्लू कलर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन आ रहे होंगे, रिड्यूसिंग नेचर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बस। हाँ सर अब समझ गया। समझ गया, बहुत सही। हाँ सर।